नमस्कार साथियों। बच्चों आप लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग यहाँ पर एलपी टेक्नीशियन और जीडीसी वाले बच्चों के लिए 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये हमारा जो पहला सेट होगा वो हम प्रीवियस ईयर पेपर से शुरू करेंगे और ऐसे 9 सेट होंगे और उसके बाद हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड सेट भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज की जो क्लास है ना वो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की होगी और आपको पता है कि 21 जनवरी 2019 को जो पहला पेपर पूछा गया था सीबीटी 2 का वो आज हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले मेरी क्लास जो चलेगी वो बेसिक साइंस और जीके मतलब बीएसईडी और जीटो को मिला के मैं 50 क्वेश्चन लेने वाला हूं। उसके अलावा फिर रीजनिंग आपके रीजनिंग वाले सर लेंगे और मैथ की क्लास जो है वो मैथ वाले सर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर क्या है। एक चीज और है, जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बगल में रेटिंग वाला ऑप्शन होगा, तो सारे के सारे बच्चे रेटिंग करके जरूर बताएं कि आपको ये जो हम लोगों ने पहल की है, ये जो बैच स्टार्ट किया प्रैक्टिस बैच, ये कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है। उसके बगल में एक असाइनमेंट वाला ऑप्शन होगा, जहां आप क्लास देख रहे हैं वहां पर इसी क्लास की डबल कॉलम की जो पीडीएफ है सर वो भी आपको मिल जाएगी, है ना। चलो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर होगा। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से उस वेरिएबल की पहचान कीजिए जो डैश के व्यवहार के बारे में नहीं बताता, है ना। आपको वो वेरिएबल बताना है जो डैश के व्यवहार के बारे में नहीं बताता। तो आप मुझे बताओ डैश के व्यवहार के बारे में बताने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ध्यान रखना, आपने सुना होगा पीवी बराबर एमआरटी। तो डैश का व्यवहार हमें इन 3 चीजों से पता चलता है, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से पता चलता है। तो इन्होंने बोला था कौन सा नहीं बताता, तो कहना डैशों के व्यवहार के बारे में समय हमें कोई जानकारी नहीं देता। अब बताओ क्या कहीं पर फॉर्मूले में कहीं समय आया है? नहीं। टी का मतलब यहां टेम्परेचर है, समय नहीं है। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये हमारा सेफ्टी का सवाल है। अच्छी हाउस कीपिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अरे अच्छी हाउस कीपिंग का मतलब होता है जो आपके आसपास जो है चीजों को साफ सुथरा रखे, वही हाउस कीपिंग है। तो क्या वर्क परमिट की जरूरत है? नहीं सर। खराब सुरक्षा व्यवस्था गलत, मशीन गार्ड गलत। बच्चों अच्छी हाउस कीपिंग का मतलब होता है अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है अच्छी सुरक्षा व्यवस्था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट आइए, अब ये देखो, ये क्लास 3rd के लीवर का एग्जाम्पल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने चाहे वो बेसिक साइंस की थ्योरी हो, मैथ की थ्योरी हो, वो सब पढ़ लिया होगा। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर डिटेल डिस्कशन करना है तो एक क्वेश्चन में ही 1 घंटा निकल सकता है ना। लेकिन मैं आपको मेन चीजें बताऊंगा, जैसे कि ये क्लास 3rd लीवर है। याद रखना, ये जो क्लास 3rd लीवर होता है बच्चों, उसमें जो फलक्रम होता है वो कहां पर होता है? सर वो फलक्रम होता है किनारे पर। फलक्रम कहां पर होता है? किनारे पर। फिर लोड भी बताइए कहां पर होता है? सर लोड भी किनारे पर। लेकिन प्रयास जो लगाया जाता है बच्चा वो बीच में होता है ना। प्रयास जो लगाया जाता है वो बीच में होता है। अब इनका जो आंसर है ना वो प्रयास भुजा और भार भुजा के बारे में है। देखो फलक्रम से प्रयास तक की जो दूरी होती है, सर फलक्रम से प्रयास तक की जो दूरी होती है इसको बोला जाता है प्रयास भुजा। ये हमारी दूरी प्रयास भुजा कहलाती है। और फलक्रम से ही लोड तक की दूरी बताइए कौन सी भुजा कहलाती है? सर हम इसको बोलते हैं भार भुजा, इसको बोला जाता है भार भुजा। अब मेरी बात समझो, तो प्रयास भुजा और भार भुजा। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन ज्यादा है? तो साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रयास और भार में से भार भुजा की वैल्यू ज्यादा है। ओके, तो भार भुजा का जो लंबाई है सर वो ज्यादा है, तो प्रयास भुजा की लंबाई कम है। आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। भाई भार की ज्यादा है, प्रयास की कम है। प्रयास की कम है, भार की ज्यादा है। ये देखो ऑप्शन नंबर ए के साथ। बच्चों याद रखना, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो तीसरे तरह का लीवर होता है ना, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 8 से कम होता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीसरे तरह के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो कह देना 8 से कम। किसी भी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज को पूछे कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो सीधा सीधा आप बताइएगा W/P, है ना। तो लोड अपॉन एफर्ट, यही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। ये मतलब हमारा कह सकते हो W/P फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आइए, 8 अश्वशक्ति किसके बराबर है? सर 8 हॉर्स पावर बताइए किसके बराबर है? यहां पर इन्होंने हॉर्स पावर की बात की है कि बताइए 8 हॉर्स पावर किसके बराबर है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है। सर 8 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होती है। 8 हॉर्स पावर सर 746 वॉट के बराबर होती है। बच्चों अगर यही क्वेश्चन जो है पूछा जाता
कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखना 1 किलोवाट आवर जो है बच्चों वो 3600 किलो जूल के बराबर होता है ना। तो ये दो डेटा आपके और पूछे रहे आपके एग्जाम में, इसलिए प्रॉपर इसको याद कर लो। चलो आंसर बताइए स्टैटिस्टिक्स के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाला है 746 वोट के साथ। नेक्स्ट आइए अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल देखिए, यदि किसी इकाई में 1 या 1 से अधिक चल भाग है तो चल भागों को चरम स्थितियों के संकेत में निम्नलिखित में कौन सा होगा? बच्चों याद रखना जब भी कभी किसी मैकेनिज्म में आप बनाते हो और उसमें अगर कुछ ऐसी पार्ट्स है जो चलने वाले मूवेबल पार्ट है, तो याद रखिएगा मूवेबल पार्ट के लिए हम लोग कुछ लाइनें दिखाते हैं, है ना। मूवेबल पार्ट के लिए हम लोग कुछ लाइनें दिखाते हैं। कौन कौन सी वो लाइनें होती है बच्चों? वो लाइन होती है हमारी कि एक बड़ा डैश फिर 2 छोटे डैश, फिर एक बड़ा डैश फिर 2 छोटे डैश, है ना। इस तरीके से हम लोग मूवेबल पार्ट की लाइनों को दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइप्स ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा थिन लाइन विद डबल डॉट, विद डबल डॉट। कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूअस लाइन का मतलब है लगातार रेखा, है कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला है थिन लाइन विद डबल डैश, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना ये जो लाइन आती है ना सर मूवेबल पार्ट को दर्शाने वाली, ये के टाइप की लाइन में आता है। ये किसमें आता है सर? ये के टाइप की लाइन में आता है, इस बात को याद रखिएगा। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए बच्चों 6वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि एक कार 3.2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, तो 20 सेकेंड बाद बताइए उस कार का वेग कितना हो जाएगा? सर इन्होंने बोला है 20 सेकेंड बाद उस कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, निकाल ले रहे बच्चों। आपको पता है कि वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है u + at, है ना। वेलोसिटी v बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है u + at। अब आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पर वेलोसिटी पूछूं कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि चलना शुरू करता है। एक्सेलरेशन कितना है सर? एक्सेलरेशन है 3.2। और रही बात समय की, तो समय है हमारा 20 सेकेंड। मल्टीप्लाई करके देख लो, फटाफट आपको आंसर पता चल जाएगा आंसर कितना जाने वाला है। तो यहां देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर जाएगा 64 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 64 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट आइए अगला बच्चों 7वां नंबर सवाल देखिए, ये कंप्यूटर का सवाल है। मैंने बताया ना हर चीज है आपके सिलेबस में। कंप्यूटर बोला जा रहा है वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है कहलाता है। आपको वो भौतिक स्थान बताना है जहां पर कंप्यूटर अपनी जानकारी को संग्रहित करता है। बताइए उस भौतिक स्थान को किस नाम से जाना जाता है ना। तो बच्चों इनमें से आपको मेमोरी वाला ऑप्शन बताना है, जो मेमोरी है जहां पर हमें जानकारी संग्रहित होती है। तो वाईफाई तो बिल्कुल मेमोरी नहीं है, मॉडेम ये भी मेमोरी नहीं है। हार्ड डिस्क बच्चों, हार्ड डिस्क जो है एक ऐसी मेमोरी है जो जानकारी को संग्रहित करती है। और मैं आपको बता दूं हार्ड डिस्क बाहर से लगाई जाती है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ये कौन सी मेमोरी में आता है सर? सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर, जब आप 8 इंच को ब्रिटिश एसआई में बनाते हैं तो बताइए क्या होना चाहिए? बच्चों 8 इंच को सेंटीमीटर बताना है। क्या बनाना है? सेंटीमीटर। तो याद रखना जब भी कभी 8 इंच बराबर पूछा जाए कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप बताइए 2.54 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 8 इंच बराबर बच्चों 2.54 सेंटीमीटर होता है। कई बार ये मान आपसे mm में भी पूछ सकता है। तो जब ये mm में पूछे तो आप सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई करके बताना, है ना। फिलहाल इन्होंने सेंटीमीटर में पूछा था इसलिए 2.54। नेक्स्ट आइए 9वां नंबर। अब ये देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आया है, इसको ट्राई करते हैं। एक कार द्वारा 2 सेकंड में चली गई दूरी उसी कार द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी की कितनी दूरी होगी? यदि दोनों मामले में समान त्वरण है यानी एक्सेलरेशन समान है और आराम से चलता है यानी प्रारंभिक वेलोसिटी 0। तो बोला जा रहा है कि एक कार द्वारा 2 सेकंड में चली गई दूरी उसी कार द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी के कितनी दूरी होगी, है ना। बच्चों आपको मैं बता दूं जो भी दूरी होती है वो समय पर इस तरह से निर्भर करती है, t² के समानुपाती होती है। ये कहां से आया सर? सर ये आया है आपका गति के दूसरे समीकरण से, s बराबर ut + r/t²। अब ut + r/t² लगा तो, है ना, u 0 है तो t² आ जाएगा मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ t² आ जाएगा तो यहां पर अगर हम 2 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो यहां 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलो, अगर हम 1 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो हमें 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बताइए 2 सेकंड में चली गई दूरी 1 सेकंड में चली गई दूरी की अपेक्षा कितनी गुनी है ना। तो साफ साफ लिखा हुआ है
कि सर 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 8, तो ये हमारी दूरी हो जाएगी सर 4 गुने के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, बताओ ये सवाल 10वां नंबर देखिए। तो 10वें नंबर क्वेश्चन में हमारा वो वाला क्वेश्चन है अरा जिसमें आप लोग पढ़ा करते हो ना फोरियर का नियम। 10वें नंबर सवाल को देखिए। सर इन्होंने ऊष्मा चालकता टे का मान दिया है। बच्चों ये जो टे बराबर लिखा है ना 50.2 और आगे लिखा हुआ है वाट पर मीटर केल्विन, ये हमारा कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक टे। फिर इन्होंने एरिया दिया है, एरिया दिया गया है 0.02 मीटर स्क्वायर, और इसके बाद इन्होंने लंबाई भी दी है 15 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है टेम्परेचर का डिफरेंस, दोनों सिरों पर जो तापमान का डिफरेंस है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। तो आप मुझे बताइए ऊष्मा प्रवाह की दर कितनी होनी चाहिए, मतलब क्यू का मान कितना होना चाहिए, ये सवाल है। लग जाएगा आराम से। कैसे क्यू का मान निकालना है उस बात को समझो। सर क्यू बराबर फॉर्मूला होता है के ए और आगे होता है डेल्टा टी बटे आयल, ये फोरियर का नियम है, ध्यान रखिएगा। चलो वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू अगर टे की पुट करते हैं तो 50.2, एरिया की वैल्यू पुट करते हैं 0.02 और डेल्टा टी की वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा टी हमारा हो जाएगा, देखो यहां पर कितना 300। रही बात लंबाई की, सर लंबाई है 15 सेंटीमीटर, याद रखना सेंटीमीटर टू मीटर बनाया जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर टू मीटर बनाया जाएगा 0.15। हमने सेंटीमीटर को क्या बना दिया, मीटर बना दिया। तो एक बात मुझे बताइए, यहां से दशमलव हट जाएगा ऐसे। अब आप बताओ 15 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 300 तो ये 20 बार कैंसिल हो रहा, 15 दूनी 30। अब आप देखो अंदाजा लगाइए, सर ये 20, ये 2 और ये 50.2, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं पूरा, है ना, तो बच्चों कहीं ना कहीं मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दूनी 8, 0, 20 और 1 0 और लग जाएगा, आप देख लो 4। ठीक है, तो ये हमारा 2080 के आसपास आने वाला है भाई। 50.2 सही ना, और इंटू 2 4 का मल्टीप्लाई किया, कहीं मिस्टेक हुई क्या, नहीं सही 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 सही। तो ये आंसर हमारा जाने वाला है बच्चों जूल के साथ, ये आंसर किसके साथ जाएगा, जूल के साथ। अब आप बताओ इसको हम लोग क्या अप्रोक्स ऐसा भी लिख सकते हैं 2.08 किलो जूल, है ना। तो क्योंकि आंसर जो है हमसे किलो जूल में पूछ रहा है, इसलिए दो है किलो जूल पर सेकेंड, ये पहले जूल पर सेकेंड होगा और ये किलो जूल पर सेकेंड, इसलिए क्योंकि ये ऊष्मा नहीं होता, ये ऊष्मा प्रवाह की दर होता है। तो ऊष्मा प्रवाह की दर का जो मात्रक होता है बच्चा वो किलो जूल पर सेकेंड होता है या वाट होता है। तो आंसर इसका जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ, 2 किलो जूल पर सेकेंड के साथ। बोलो भाई बात आपको क्लियर है ना, तो आपको एक्यूरेट समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट आइए, धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध। सर धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है ना। तो ठीक है भैया, प्रतिरोध का फॉर्मूला लगा दो। तो आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला क्या होता है। सर रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटे ए, है ना। आर का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटे। पहला देखिए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती एकदम सही, है ना। इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती गलत, प्रतिरोधकता के तो समानुपाती है। लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती गलत, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती गलत। आप देखो ना सर पहला वाला जो आंसर इन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, यही बस उत्तर सही है, बाकी कोई भी उत्तर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर। चलो जल्दी से नेक्स्ट आइए, 12वां ये लीजिए, ये हमारा विटामिन का सवाल है। हालांकि विटामिन बायोलॉजी में आता है, लेकिन कई बार क्या होता है जो सेफ्टी और प्रिकॉशन वाला चैप्टर है उसमें भी विटामिन आ जाता है ना। बच्चों बोला जा रहा है रक्त के उचित स्पंदन के लिए हम लोग किस विटामिन की आवश्यकता होती है। जब भी कभी हमें ब्लड की क्लॉटिंग करनी होती है, रक्त का थक्का जमाना होता है, तो ध्यान रखना रक्त के थक्का जमाने के लिए रक्त के थक्का जमाने के लिए हमें एक विटामिन की जरूरत होती है, और ध्यान रखना उस विटामिन का नाम बताइए क्या होता है, विटामिन के। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हमारा मदद करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी कभी रक्त के थक्के के लिए तुमसे प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजिन, है ना, फाइब्रिनोजिन बच्चों, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन ये रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन में पूछा जाए तो विटामिन के, बाकी फिर प्रोटीन में पूछा जाए तो फाइब्रिनोजिन। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। रक्त का थक्का जब नहीं बनता तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं रॉयल डिसीज, हीमोफीलिया, है ना। चलो 12वें का डी, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 13वां बताइए उत्तर।
बच्चों 13वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम है ना। बर्फ, एल्यूमिनियम, पानी, केरोसिन, इनमें से उस पदार्थ का आप चयन कीजिए जिसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च है। तो आपने बचपन में ही पढ़ा था कि पानी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, अर्थात पानी बहुत देर बाद गर्म होता है और बहुत देर बाद ठंडा भी होता है ना। तो याद रखना, पानी ही वह पदार्थ होता है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं बात विशिष्ट ऊष्मा की करता हूं तो फॉर्मूला होता है C बराबर डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम इंटू डेल्टा टी। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमारा विशिष्ट ऊष्मा का होता है C बराबर डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम इंटू डेल्टा टी। अगर मात्रा की बात करते हैं तो किलो जूल ऊपर होगा, नीचे किलोग्राम होगा और आगे होगा डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। चलो आगे नेक्स्ट 14, 12 वोल्ट की बैटरी 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ समांतर में जुड़ी है, तो इस बैटरी से गिरने वाली धारा, ये तो सीधा सीधा सवाल है सर, आपने बैटरी से निकलने वाली धारा पूछी है, तो धारा I बराबर बताइए कितना होता है सर। धारा I बराबर होता है V डिवाइड बाई R, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। वोल्टेज 12 है, रेजिस्टेंस हमारा 5 है, तो 5 दूनी 10, 2.4 एम्पियर। सर 2.4 एम्पियर, ये हमारा कह सकते हो कि क्या बन जाएगी, करंट बन जाएगी 2.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, तो कठिन नहीं है, एकदम आसान है। अब ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है और इसी का एक्सपेक्टेड पेपर भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। लेकिन पहले एक बार प्रीवियस ईयर देख तो ले कि प्रीवियस ईयर कैसा है। देखिए 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को निम्नलिखित में किसके बराबर है ना। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें सेंटीग्रेड बनाना है, बन जाएगा कैसे सर, आप पहले मुझे बताओ। 77 डिग्री से फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड बनाना है तो फॉर्मूला क्या होता है, F माइनस 32 डिवाइड बाई 9। अब F की जगह आपको क्या लिखना है 77, तो ये C बटे 5। F की जगह आप रखो 77। अब आप मुझे बताओ, अगर 77 रखेंगे तो 77 में से 32 जाएगा, तो यहाँ 5 और यहाँ 4, ये देखिए डिवाइड बाई 9, है ना। तो 9 पना 45 और 5 पंचे 25। तो मेरे भाई यहाँ से जो सेंटीग्रेड में मान आने वाला है वो 25 सेंटीग्रेड आएगा। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों, 16वां नंबर सवाल देखिए। किसी दिए गए वस्तु के लिए ऑक्सिलरी प्लेन की संख्या कितनी है ना। किसी दिए गए वस्तु के लिए ऑक्सिलरी प्लेन, अच्छा ऑक्सिलरी प्लेन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये तुम्हारा रहता है वीपी के बाद ये क्या रहा HP, और इसके जो पीछे वाला प्लेन बनता है बच्चा, उस प्लेन को बताइए हम किस नाम से जानते हैं सर। उस पीछे वाले प्लेन को बोला जाता है हमारा प्रोफाइल प्लेन। अभी जो पीछे वाला प्लेन है प्रोफाइल प्लेन, या ऊपर वाला प्लेन भी बोल सकते हैं आप इसको, तो ये प्लेन कितने भी एंगल पर हो सकता है सर। इस प्लेन को हम लोग 180 से 0 के बीच में किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं। तो 0 से 180 के बीच में हमें इसी प्रोफाइल प्लेन के अलग अलग एंगल पे अलग अलग प्लेन मिल जाते हैं, है ना। और ध्यान रखना, उन्हीं सारे प्लेनों को हम सहायक प्लेन के नाम से जानते हैं, और उनकी संख्या बताइए कितनी होती है, इनफाइनाइट। उनकी संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट। अब आप ये देखो कि ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे मोड़ा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखना, किसी भी व्यू में जब सहायक प्लेन की बात की जाती है तो उसकी संख्या इनफाइनाइट होती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट आइए अगला 17वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। हाँ, इनमें से बताइए वो कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। बच्चों चिमटा ये तृतीय श्रेणी में आता है ना। स्टेपलर, हॉकी स्टेट, ये सब तृतीय श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो एक पहिए वाली गाड़ी होती है बच्चों, वो सेकेंड श्रेणी में आती है। व्हील बैरो, व्हील कार्ट, इस नाम से जाना जाता है एक पहिए वाली गाड़ी। बच्चों एक पहिए वाली गाड़ी कुछ ऐसी होती है ना, जैसे कि मान लो ये एक पहिए वाली गाड़ी हो रही है ऐसे, और यहां वो आदमी जो है इस गाड़ी को चला रहा होता है ऐसे हाथ पकड़ के। अब देखो ये जो एक पहिए वाली गाड़ी है, इसमें जो बच्चों जो फलक्रम होता है वो कहाँ होता है सर। फलक्रम होता है किनारे पर, लोड बीच में होता है, और प्रयास भी कहां पर लगाया जाता है, किनारे पर। तो जब लोड बीच में आ गया, मैंने कई बार बताया है कि अगर फलक्रम बीच में आता है तो प्रथम श्रेणी, लोड बीच में आता है तो सेकेंड श्रेणी, और प्रयास बीच में आता है तो थर्ड श्रेणी। तो बीच में अगर हमारा लोड आ गया तो ये ध्यान रखना एक सेकेंड श्रेणी के एग्जाम्पल में जाएगा। लीवर का ये सेकेंड श्रेणी वाला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइम बताओ 18वां नंबर। किसी आइसोमेट्रिक व्यू का प्रयोग करते हुए आप अपने आरेख को 3 अक्षों में रेखांकित करते हैं तो एक दूसरे के साथ कितना कोण बनाएगी। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हम आरेख को 3 अक्षों में रेखांतरित करते हैं, ओके, तो याद रखिएगा
जब भी कभी बात यहां पर होगी आइसोमेट्रिक व्यू की, तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो तीनों अक्ष होती है वो एक दूसरे के साथ ध्यान रखिएगा 120 डिग्री का एंगल बनाती है ना। आइसोमेट्रिक व्यू में तीनों अक्ष एक दूसरे का कितना एंगल बनाती है, 120 डिग्री का एंगल बनाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो 120 डिग्री का एंगल बनाती है। और बच्चों ऐसे ही व्यू को हम कौन सा व्यू कहते हैं सर, आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, 120 डिग्री के साथ। आंसर जाने वाला है 120 डिग्री। बच्चों आइसोमेट्रिक व्यू सर एक 3 डायमेंशनल व्यू होता है। कैसा होता है सर, 3 डायमेंशनल व्यू होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये सब चीजें ना जब आप डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आइसोमेट्रिक व्यू एक्चुअली में होता क्या है। नेक्स्ट आइए 19वां नंबर। अब ये वाला सवाल तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 19 नंबर क्या बोला जा रहा है। लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, मतलब त्रिज्या R है और रेजिस्टेंस भी R है। फिर बोला जा रहा है उसी पदार्थ से बने दुगनी लंबाई दुगनी त्रिज्या, वेरी गुड, लंबाई भी दुगना कर दी, त्रिज्या भी दुगनी कर दी। तो आप मुझे बताओ R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बटे ए मतलब एरिया, और एरिया की जगह पे हम पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। भाई नीचे होता है एरिया की जगह पे मैंने पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों इन्होंने कहा लंबाई को भी दुगना करना है और त्रिज्या भी दुगनी करनी है, तो मैंने कहा लंबाई को चलो डबल कर देते हैं, त्रिज्या को भी डबल करना है तो नीचे डबल का स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये सर फर्क पड़ेगा, ओके। तो जब ये फर्क पड़ने वाला है तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो फाइनली बताइए सिर्फ 2 नीचे आया, सिर्फ 2 नीचे आया। इसका मतलब वो उत्तर सही होगा जिसमें 2 नीचे होगा, या फिर आप सीधा सीधा बोलिए रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, ए वाले उत्तर के साथ जाने वाला है, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए। अब 20वां नंबर सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह के कम से कम पिछली बार 2 से 3 सवाल रिपीट हुए हैं। सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। मतलब आप सीधा सीधा ये बोलिए कि यहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस है बच्चों 30 ओम का, और ये दोनों समांतर में जुड़े। फिर बोला जा रहा है इस संयोजन को 8 ओम के साथ हमने 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। इस संयोजन को हमने 8 ओम के साथ 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, ऐसे, है ना। तो चलो ऊपर वाला पहले फिर से रेजिस्टेंस बता दो सर कितना है। ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का और ये रेजिस्टेंस है सर 30 ओम का। कितना ओम की के साथ सीरीज में जोड़ा, 8 ओम के साथ, और 12 वोल्ट की बैटरी। तो फिर बोला जा रहा है कि 30 ओम में बताओ धारा कितनी है। सिर्फ इतना आपसे कहा जा रहा है कि 30 ओम में बताइए कितनी धारा बहेगी। दैट मींस ये जो 30 ओम है सर, इस 30 ओम में बहने वाली धारा I1 बता दीजिए, ये I1 मान लेते हैं, और 20 ओम में बहने वाली धारा I2 मान लेते हैं। तो तुम्हें 30 ओम में बहने वाली धारा बतानी है कि 30 ओम में बहने वाली धारा कितनी है। तो कैसे निकलेगा ये सवाल बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 20 और 30 का समानता निकालना होगा। बिना 20 और 30 के समानता निकाले सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो बच्चों अगर मैं 20 और 30 का समानता निकालू, 20 और 30 का समानता, तो 20 गुणे 30 और डिवाइड बाई बताइए कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30। ये फॉर्मूला होता है R1 प्लस R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये देखो कैंसिल, और 5 छठा 30, तो इन दोनों का समांतर आ गया 12 ओम। 20 और 30 का जो समांतर है वो बच्चों 12 ओम आ गया। अब हमें क्या करना होगा कि यहां से नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा। अब 20 और 30 का समांतर 12 ओम, अब 12 को 8 के साथ सीरीज जोड़ दीजिए। तो जब 12 और 8 सीरीज जोड़ेंगे बच्चा, तो यहां पर हमारा कह सकते हैं 12 और 8 का सीरीज 20 ओम आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस सर 20 ओम होने वाला है, ठीक है भाई। अगर मैं धारा की बात करता हूं कि नेट धारा कितनी बहने वाली है, तो नेट वोल्टेज 12 और नेट रेजिस्टेंस 20। तो अगर मैं धारा की बात करता हूं तो धारा हो जाएगी सर 0.6 एम्पियर। देख लो, दैट मीन्स यहां से बहने वाली जो धारा बनेगी बच्चों वो 0.6 एम्पियर बनेगी। इतना क्लियर हो गया। तो जो भी धारा बहेगी वो 0.6 एम्पियर बहेगी। अब आप ऐसा सोचो बच्चों, अगर यहां से 0.6 एम्पियर की धारा ऐसे जाएगी तो यही 0.6 एम्पियर की धारा ही तो दोनों में बटेगी, कुछ I1 में होगा कुछ I2 में, है ना। तो मान लो अगर 0.6 एम्पियर गया तो I1 और I2 में यही धारा बटने वाली है, 0.6 ही तो बटने वाला है। तो आंसर कभी धोखे से भी 0.9 एम्पियर तो होगा नहीं, और बटना 0.6 तो है, तो 0.6 उत्तर भी सही नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि जब 0.6 को बट जाना है तो 0.6 कैसे। अब हमारे पास 2 उत्तर बचे, एक 0.24 बचा, दूसरा 0.36 बचा। तो बच्चों हो रहा क्या, आप लोग बस इतना समझो यहां पर
कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस 20 और 30 बराबर होते, कितने होते, बराबर होते, यानी 20-20 ओम के होते या 30-30 ओम के होते, तो धारा बराबर बराबर बढ़ती, मतलब 0.3 ऊपर जाता, नीचे भी 0.3 जाता। बट देखो इनमें से एक रेजिस्टेंस कम है, दूसरे में ज्यादा है, तो बच्चों जो कम रेजिस्टेंस होता है उसके पास धारा ज्यादा जाती है। हाँ, तो 20 ओम के पास जो धारा जाएगी वो 0.3 से थोड़ा सा ज्यादा होगी। बात मेरी समझ पा रहे हो ना? अगर बराबर होते तो 0.3 जाता, लेकिन 20 ओम के पास जो भी धारा जाएगी वो 0.3 से थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, है ना? तो बच्चों आप ऐसा निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि I2 का जो मान होना चाहिए बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने पर 0.33, तो I2 कन्फर्म 0.3 एम्पियर से ज्यादा होगा और I1 जो है वो कन्फर्म 0.3 एम्पियर से कम होगा। एक तो ये लॉजिक से भी आप आंसर बता दोगे तुरंत। तो अगर ये वाला लॉजिक है तो I1 का मान जो है, क्योंकि 30 ओम में पूछा जा रहा था, तो I1 का जो मान है वो देखो 0.3 से कम है, और 0.3 से कम है इसलिए ये उत्तर भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। एक तो ये लॉजिक लगा दो। अब आपके मन में सवाल आएगा, नहीं 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 सर मुझे तो पूरा बताइए सर। मैंने कहा पूरा सुन लो। अब बच्चों अगर पूरा निकालना है तो कुछ नहीं करना होता, ये जो टोटल धारा आई ना 0.6 एम्पियर, बच्चों 0.6 एम्पियर को हमें 20 और 30 में बांटना है, तो इसका 20 और 30 का अनुपात निकाल लो, तो 20 और 30 का अनुपात हो जाएगा 2:3। तो हम लोग 0.6 एम्पियर को 2 और 3 में बांटने वाले हैं, है ना? 2 और 3 में बांटने वाले हैं। तो बताओ किसी भी चीज को जब बांटना होता है तो कैसे बांटते हैं? 2 और टोटल यानी 2, 3, 5 और 0.6, पहला मान ये आ जाएगा। अगर मैं इस मान को सॉल्व करके देखूं तो ये मान आने वाला है 3 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, नहीं 1.2, 12 3 36। ओके, तो 0.36 एम्पियर ये पहला मान आ जाएगा। दूसरा मान देखा जाए तो दूसरा मान हो जाएगा 3/5 और इंटू 0.6। ये मान कितना आने वाला है सर? ये मान आने वाला है 0.24। हमने देखो बस रेजिस्टेंस के पदों में इन दोनों धारा को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर आपको बस इतना याद रखना है कि जो कम रेजिस्टेंस है उसको ज्यादा धारा दे दो, जो ज्यादा रेजिस्टेंस है उसको कम। तो 20 और 30 में देखो 20 के पास ज्यादा धारा जाएगी, यानी इसके पास धारा का मान आएगा 0.36 एम्पियर, और इसके पास जो धारा का मान आएगा वो कितना आएगा सर? इसके पास आएगा 0.24 एम्पियर। ये देखो, और इसीलिए इस सवाल का सही आंसर 0.24 एम्पियर के साथ जाने वाला है। बात समझे ना? तो ये बेहतरीन सवाल था। पिछली बार इस तरह के कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे रहते, ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास के अनुपात को बताइए। मतलब ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है यार, उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास का अनुपात बताइए। तो आप मुझे बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज का नाम सुना है? तो किसी भी मशीन में जब हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो कुछ नहीं होता, उठाया गया भार ऊपर रखा जाता है और लगाया गया प्रयास नीचे, है ना? तो भार बटे प्रयास, यही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है किसी का भी। तो उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास का अनुपात क्या होगा सर? मैकेनिकल एडवांटेज होगा, यांत्रिक लाभ होगा। ये हमारा सिंपल मशीन में भी आता है और यही हमारा ध्यान रखना लीवर वाले चैप्टर में भी आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला सवाल देखिए, विद्युत धारा को किस प्रवाह के रूप में जाना जाता है? इन्होंने बोला है कि विद्युत धारा को हम किस प्रवाह के रूप में जानते हैं। याद रखना, जब भी कभी किसी तार में विद्युत धारा बहती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा मेरे पास ये कोई तार है और इस तार में विद्युत धारा बह रही है, तो तार में विद्युत धारा बहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में? फिर सर इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, विपरीत दिशा में होगी। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमेशा धारा बहती है, याद रखिएगा। ओके, तो सवाल का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? विद्युत धारा को किस प्रवाह के रूप में जाना जाता है? तो सीधा सीधा आपको बताना है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, अच्छा सॉरी, यहां कहीं इलेक्ट्रॉन तो लिखा ही नहीं। अब देखो यहां गलती हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है, तो हम लोग याले लॉजिक को नहीं सही कर सकते। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन लिखा होता तो जरूर कह देते, लेकिन जब इन्होंने बोला कि विद्युत धारा किसका प्रवाह माना जाता है, इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो, किसका प्रवाह माना जाता है, तो बच्चों इसका एक और पॉइंट भी बन सकता है। जैसे कि धारा यहां बह रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि धनावेश हमारा इसी ओर बह रहा होगा, तो आप इसका आंसर धनावेश लगाइएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नहीं लगाइएगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन वगैरह ऑप्शन में होता तो भले ही लगा देते, तो लेकिन
इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जा सकता है। जिस ओर हमारा पॉजिटिव चार्ज बहेगा सर उसी ओर जो है हमारी धारा बहेगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने के लिए सर्वाधिक आम तरीका क्या है? अरे बच्चों आपको मैं बता दूं, जितने भी आप ज्यादातर छोटे लेवल पे देखिए, अरे वाईफाई वगैरह तो आप चलने लगा, लेकिन जो सबसे आम तरीका होता है वो केबल से होता है। तो केबल में जो पिन लगाई जाती है वो हमारी ईथरनेट कहलाती है ना। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर को तार, और लिखा भी तो है तार संयोजित कनेक्शन, इन्होंने लिखा भी तो है तार संयोजित कनेक्शन। तो जब तार संयोजित कनेक्शन लिख दिया तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि ये सर वाईफाई के साथ नहीं, ईथरनेट के साथ जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाने वाला है? बी वाले उत्तर के साथ, ईथरनेट, इंटरनेट नहीं ईथरनेट। सवाल देखिए 24, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। वेरी गुड, यानी चंद्रमा पे जो भी त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पे क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। तो बच्चों सिर्फ इतना बोला है कि 12 न्यूटन का जो भार है पृथ्वी पर, उसका भार मुझे चंद्रमा पे बता दो। हरा, तो बच्चों याद रखना, जब भी कभी किसी भी वस्तु का चंद्रमा पे भार तुमसे पूछा जाता है तो वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। सर वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, देख लो। तो 1/6 होता है तो 1/6 कर दो, गुणे 12 कर दो। हरा, तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? 2 न्यूटन के साथ। तो जो पृथ्वी पे 12 न्यूटन भार है, जो पृथ्वी का 12 न्यूटन भार है, बताइए चंद्रमा पे भार कितना होगा? उसका 2 न्यूटन होगा। आंसर नंबर बी के साथ। हरा, तो ये आसान सवाल होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का जो ग्रेविटी होता है, चंद्रमा का जो ग्रेविटी होता है वो पृथ्वी के ग्रेविटी का बताइए कितना होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट। अल्लाह, बोला जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है ना? ये तो आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। बच्चों इन्होंने 1 किलोवाट घंटा बोला है, तो 1 किलोवाट घंटा, पहले आप ये मुझे बताइए किलोवाट का मतलब क्या होता है? 10⁻³ लगाना। चलो छोड़िए वाट को, किलो को, तो वाट को हम बदल देते हैं। सर वाट को बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड, और घंटे को बताइए क्या बदल सकते हैं? सर घंटे को बोल सकते हैं 3600 सेकेंड। है ना? तो आप मुझे बताओ यहां सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेकिन किलो जूल तो बचेगा ना, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो है आंसर जाने वाला है 3600 किलो जूल के साथ। अब देखो सर 1 किलोवाट आवर में 3600 किलो जूल हुआ, लेकिन 3600 किलो जूल को हम लोग 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी कह सकते हैं। भाई किलो जूल को आप 10⁻3 हटा दो, 10⁻3 हटा दोगे, 0.3 लगा दोगे, तो ये उत्तर जाएगा। चूंकि इन्होंने जूल में पूछा था, इसीलिए इसका सही आंसर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला 26 नंबर। बच्चों 26 नंबर सवाल में थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। 80, 120 और 240 के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है। वेरी गुड। प्रतिरोधों का संयोजन हमने 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, मैंने कहा वेरी गुड। बैटरी द्वारा संयोजित प्रवाहित होने वाली धारा, बच्चों यहां पर इन्होंने बोला है कि बैटरी द्वारा जो संयोजित धारा है, टोटल धारा है, क्योंकि इंडिविजुअल किसी रेजिस्टेंस में नहीं पूछ रहा, टोटल धारा पूछ रहा है। तो 80, 120, 240, तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले 80, 120 और 240 ये जो 3 रेजिस्टेंस है, इनको समांतर में जोड़ा है। तो आप समांतर क्रम का कनेक्शन पहले निकाल लो कि समांतर क्रम का कनेक्शन कितना होने वाला है ना। तो चलो, तो 80, फिर आगे है 120, फिर आगे है तुम्हारा 100, 240। जल्दी तो फटाफट आप इसको समांतर में जोड़ लो, यानी 1/r करके जोड़ लो। एलसीएम बताइए, एलसीएम कितने हो जाएगा? 240, 80 तिया 240, 120 दूनी 240, 240 सेकंड 240। तो मेरे दोस्त यहां से आप लोग टेस्टी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं। तो आर का मान जो आने वाला है वो 240 डिवाइड बाई 326 है ना। तो 6 चौटो 24, सर 6 चौटो 24, 40 ओम आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस आपको पता चल जाए 40 ओम, देख लो। अब धारा बतानी है, तो धारा बराबर होती है नेट बैटरी 12 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस 40 ओम। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, तो 12/4 3 होता है, लेकिन एक जीरो नीचे लगा है तो 0.3 एम्पियर होगा। आंसर
सही कितना होगा सर? इसका आंसर सही होगा 0.3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट 27। बच्चों 27 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि एक दृश्य खाली जगह ऑर्थोग्राफिक दृश्य है, यानी ये दृश्य जो है वो ऑर्थोग्राफिक दृश्य है। फिर बोला जा रहा है जिसे ललाट, ललाट का मतलब होता है प्रोजेक्शन, और क्षैतिज और प्रोफाइल विमान के अलावा अन्य किसी विमान में प्रक्षेपित किया जाता है। आसान सवाल है बच्चों, मैंने कई बार बताया है कि वो जो आप लोग एचपी वीपी पढ़ते हो, प्रोफाइल प्लेन पढ़ते हो, उसके अलावा अगर आपको कोई और प्लेन पे प्रोजेक्शन डालना है तो वो प्लेन आपका सहायक प्लेन होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर सहायक प्लेन के साथ जाना चाहिए, और इसकी संख्या इनफाइनाइट होती है। इसकी संख्या क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, याद रखना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ नेक्स्ट आइए, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट 28 बच्चों 28 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि एक आदर्श डैश का घनत्व आधा करके, सर एक आदर्श डैश का घनत्व आधा करके है, आधा करके दुगना किया जा सकता है। अच्छा, किसको दुगना किया जा सकता है, ये सवाल है। घनत्व को आधा करके किसको दुगना किया जा सकता है? बच्चों देखो पीवी बराबर आपने पढ़ रखा होगा MRT, पीवी बराबर MRT पढ़ रखा है ना। अब मुझे बताओ यहां पर अगर मैं वॉल्यूम को नीचे ले आऊं तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा P बराबर रो RT, P बराबर रो RT। तो आप मुझे बताओ रो बराबर क्या हो जाएगा? सर रो बराबर हो जाएगा P डिवाइड बाई RT। प्रश्न की भाषा सुनिए, एक आदर्श डैश का घनत्व आधा करके किसे दुगना किया जाता है? अब आप बताओ अगर घनत्व तुम्हारा आधा हो गया, घनत्व तुम्हारा क्या हो गया? आधा, तो घनत्व को आधा करने का मतलब टेम्परेचर दोबारा डबल हो जाएगा, है ना। तो तापमान को हम लोग क्या कर सकते हैं? डबल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आप रिलेशन देखिए ना, देखो घनत्व आधा करेंगे तो उल्टा प्रभाव टेम्परेचर के साथ है, तो घनत्व आधा करने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा सर? डबल हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलो आगे आइए नेक्स्ट 29 नंबर बच्चों 29 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि एक विद्युत धारा के निरंतर एवं बंद परपथ को क्या कहा जाता है? मतलब कोई विद्युत धारा का निरंतर और बंद परपथ है कोई भी सर्किट ले लो, कॉन्टिन्यूअस है और बंद है, ये देखो ऐसे मैंने बंद परपथ दिखाया आपको। तो किसी विद्युत धारा का निरंतर यानी कॉन्टिन्यूअस है, बंद परपथ है, बताइए उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सर ऐसे सर्किट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। शॉर्ट सर्किट कभी नहीं, वो खुला होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट होता है, एक होता है ओपन सर्किट। जंक्शन अलग चीज होती है ना। तो विद्युत धारा के निरंतर एवं बंद पथ को क्या बोला जाता है? विद्युत परपथ बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम 30 बच्चा 30वां इन्वायरमेंट का सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तर पे मौजूद ओजोन का उत्पाद, मतलब जो हमारे ऊपर वायुमंडल की परतें ना, उस पे ओजोन परत है, तो ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों याद रखना, जब ओजोन परत के निर्माण की बात आती है तो हमारा जो ऑक्सीजन है ना सर, वही तुम्हारा ओजोन परत का निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा और किसी की हिम्मत ही नहीं है कि ओजोन परत का निर्माण कर सके। तो ओजोन परत के निर्माण के लिए हमारा ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इसका आंसर ना ही हीलियम के साथ जाएगा, ना ही नाइट्रोजन के साथ जाने वाला, ना ही हाइड्रोजन के साथ। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑक्सीजन पे पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से। तो ऑक्सीजन पे पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से क्या होता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाने के बाद एक सघन, बहुत ज्यादा सघन परत बनाते हैं, वही हमारी ओजोन परत कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए। ओके, पिछली बार देखो इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे गए थे, और आप सब लोगों को बच्चा इस तरह के सवालों का सलूशन आना चाहिए। एक पिंड अपनी विराम अवस्था x बराबर 0 से चलना शुरू करता है। फिर बोला जा रहा है x अक्ष के समिदिश 3 मीटर पर सेकेंड के नियत त्वरण से चलता है। इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 13.5, x बराबर 54 के बीच औसत वेग, यहां पर वेग लिखा होना चाहिए था, औसत वेग कितना होना चाहिए? सबसे पहले देखो यहां पर साफ साफ लिखा है x बराबर 0 है, फिर लिखा है प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है। सर इन्होंने एक और चीज दे दी कि एक्सेलेरेशन जो होना चाहिए वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। एक्सेलेरेशन तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला है कि जब x की वैल्यू 13.5, चलो मैं इसको x1 बोल देता हूं, x1 की वैल्यू 13.5 मीटर है, और जब तुम्हारी x2 की वैल्यू जो है 54 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में औसत वेट बताइए, है ना। तो बच्चों इन दोनों के बीच में औसत वेट बताने का मतलब यह है कि पहले आप वेलोसिटी, जब डिस्टेंस 13.5 मीटर थी तब वेलोसिटी v1 बताइए,
जब डिस्टेंस 54 मीटर थी तब वेलोसिटी v2 बताइए। फिर आप मुझे बताएंगे सर कि बताइए इन दोनों का औसत क्या है, कैसे लगाया जाएगा सवाल। तो बच्चों आप पहले यहां देखो, प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है और गति का अगर मैं तीसरा समीकरण लगाऊं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, तो आप देखो प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, मार दो रोली, तो अंतिम वेलोसिटी v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2as ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं v1 निकालना चाहूं तो v1 की जगह पर हो जाएगा अंडर रूट 2, a की जगह 3 और दूरी की जगह हो जाएगा 13.5, ये हो जाएगा। तो 2 3 13.5। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करके पहले v1 बताते हैं कितना आना चाहिए। अगर मैं v1 को कैलकुलेट करूं तो अगर मैं बात करता हूं 13.5, 13.5 दूनी 27, 27 थी 81, 81 का अंडर रूट 9, यहां 9 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। सर ये v2 की बात करते हैं तो v2 बराबर कितना हो जाएगा सर, v2 बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 2as 54। अब थोड़ा यहां समझो सर, 54 का मतलब होता है 9 गुणे 6, तो 9 गुणे 6 तो 9 से तो हमारा 3 बाहर आ जाएगा और बाहर भी 6 अंदर भी 6, यानी 6 थी 18, तो v2 का मान आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। देखो है ना, तो हमने अलग अलग v1 भी निकाल लिया और देखो अलग अलग v2 भी निकाल लिया। अब आप बताओ v1 v2 का एवरेज, क्योंकि प्रश्न के अनुसार आपको इन दोनों के बीच का औसत वेट बताना है। तो औसत जो आएगा वो v1 प्लस v2 बटे 2, तो 9 प्लस 18 बटे 2 और 9 प्लस 18 बटे 2 बताइए कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो औसत वेलोसिटी होगी सर वो 12 मीटर पर सेकेंड होगी, 9 और 18, सही ना, नहीं मिस्टेक कर दी, 9 और 18 है ना, 27 बटे 2 सॉरी 13.5 है ना। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, बी वाले उत्तर के साथ जाएगा 13.5 के साथ। 31 क्वेश्चन हो चुका है, ये रहा 32 नंबर सवाल। बताइए एक 0.5 वजन की किलोग्राम वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची मीनार के सिर से गिराया जाता है, तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी ऊर्जा बता दो, है ना। तो बच्चों जब आप किसी मीनार से किसी बॉल को गिराते हो और जमीन तक पहुंच जाती हो, तो जमीन तक पहुंचने में उसकी ऊर्जा पूछ रहा है। तो बच्चों कह देना उतनी ऊर्जा होगी जितनी की जब गिराई जा रही थी उस समय जो स्थितिज ऊर्जा होगी, तो गिराए जाने के समय में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही उसकी ऊर्जा होगी। द्रव्यमान कितना है 0.5, जी की वैल्यू कितनी है 10 और एच का मान कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई 20 पंचे 100, 1 दशमलव भी तो है, तो इसका सही उत्तर 100 जूल के साथ जाने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, डी वाले उत्तर के साथ जाएगा, 100 जूल के साथ। नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों ये वाला जो सवाल है वो तुम्हारा MC डेल्टा टी पे आधारित है, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है। कि 100 ग्राम एल्यूमिनियम के टुकड़े को 900 जूल पर केजी केल्विन विशिष्ट ऊष्मा दी गई है, का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए, है ना। सर एल्यूमिनियम के का उसका तापमान बढ़ाना है और आवश्यक ऊष्मा की मात्रा पूछ रहा है, तो डेल्टा क्यू बराबर बताइए क्या हो जाएगा, MC डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बराबर MC डेल्टा टी। मेरे भाई द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो ग्राम को हमने किलोग्राम बना लिया 0.1, विशिष्ट ऊष्मा 900 है जूल पर केजी, जूल पर केजी होने की वजह से ही हमने ग्राम को किलोग्राम बनाया, ध्यान रखिएगा। और डेल्टा टी की बात करते हैं बच्चों, डेल्टा टी हमारा कितना है 10। तो बताइए जल्दी से यहां पर डेल्टा क्यू बराबर कितना होना चाहिए। सर डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा यहां पर 9000, नहीं सीधा सीधा 900 लिख दो भाई, है ना। और ये आंसर जूल में था इसलिए 900 जूल। तो सही उत्तर बताइए इस सवाल का किसके साथ जाएगा, 900 जूल के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट आइए अगला 34। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई पर रखी है ना, तो गेंद की स्थितिज ऊर्जा बताइए। आसान सवाल है। अगर 70 मीटर ऊंचाई पर रखी है तो रखे जाने के लिए ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। सर रखे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। द्रव्यमान 100 ग्राम है, 0.1 कर दो, जी की वैल्यू 10 मान लो और h का मान 70। तो आप मुझे बताओ यहां से आंसर किसके साथ जाएगा। तो जो भी हमारी ऊर्जा होगी बच्चों वो हमारी हो जाएगी 70 जूल के साथ, 70 जूल के साथ। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाला है इस सवाल का सही उत्तर। नेक्स्ट अगला, डायोड में धारा का प्रवाह कहां होता है।
बच्चों ये सवाल डायोड का है कि बताइए डायोड में धारा का प्रवाह कहां पर होता है ना। तो याद रखिएगा जब भी कभी डायोड का सिंबल देखते हैं तो डायोड का सिंबल ऐसे कुछ आता है, याद रखिएगा ये हमारा डायोड है ऐसे। तो बच्चों जब भी कभी डायोड के सिंबल की बात करते हैं तो डायोड में जो धारा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही धारा बस बहती है, हाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी धारा नहीं बहती। ओके, तो ये हमारा एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड है, ये तरह का पीएन जंक्शन डायोड है और इसमें ध्यान रखना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही धारा बहती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही धारा बहती है, केवल एक दिशा में धारा बहती है। ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा। हालांकि डायोड का काम भी यही होता है कि एसी को वो डीसी बना दे, तो जो एसी को डीसी बनाता है सर वही डायोड है ना। 35 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोधकता की ये ऐसा यूनिट क्या है? बच्चों 36 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या है। ये तो आसान है ना। देखो आर बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो इंटू एल बटे ए रेजिस्टेंस, ले रेजिस्टिविटी रो बराबर कितना हो जाएगा आर इंटू ए बटे एल। ओके, तो बच्चों अगर मैं रो का मात्रक निकालूं तो रो की यूनिट में ऊपर हमारा ओम आ जाएगा, एरिया है, एरिया का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मतलब होता है बच्चों मीटर। तो अगर मैं यहां देखूं तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ओम मीटर के साथ, है ना। तो विद्युत प्रतिरोधकता की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों वो ओम मीटर के साथ जाने वाली है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए नेक्स्ट आइए अगला सवाल। एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण और उपयोग करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? बच्चों याद रखना एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है वो वेल्डिंग करने में काम में आता है और एसिटिलीन गैस काफी इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन गैस के सिलेंडर को हम लोग मेहरून कलर से शो करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है एसिटिलीन गैस को। इसके अलावा एसिटिलीन गैस को इन्होंने बोला है कि जब हम भंडारण करते हैं तो इसमें क्या मिला के रखते हैं। तो याद रखना जब भी कभी ये सिलेंडर में फिट की जाती है तो इसमें हम लोग एसीटोन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? एसीटोन। तो एसीटोन मिला देते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर आपको एसिटिलीन का भंडारण करना है तो हमेशा इसमें एसीटोन मिला के ही रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, वेल्डिंग करने में काम में आती है। बच्चों 38 नंबर सवाल जीएस का, क्योंकि यहां बात मैं 50 क्वेश्चन की कर रहा हूं, मैं आपको यहां 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, है ना। सवाल देखिए क्या इनमें से किसे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? बच्चों इन्होंने T20 ऑफ द ईयर 2022 पूछा है, सॉरी 20 नहीं 22, ठीक है। तो अगर 2022 की बात करेगा तो आईसीसी के T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 का जो अवार्ड मिला है, चल बेटा वो मिला है आपका सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को 2022 का अवार्ड मिला, इस बार तो याद रखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि 2021 का बताइए अवार्ड क्या मिला है, किसे मिला है, तो मोहम्मद रिजवान का नाम ईयर लिख लीजिएगा। तो मोहम्मद रिजवान को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है, 2022 का बताइए किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव को। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आईसीसी मेंस के लिए 2022 का जो सवाल है वो सूर्य कुमार यादव के साथ जाने वाला है। नेक्स्ट आइए 39। अभी हाल ही में निजात अभियान को आईएसीपी, ठीक है, आईएसीपी पुरस्कार दिया गया है। यह किस अभियान से संबंधित है? निजात अभियान। बच्चों किसी भी चीज से निजात पाने का मतलब होता है छुटकारा पाना। ध्यान रखना निजात पत्र मतलब क्या होता है? जब भी हम कहते हैं निजात, निजात का मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा पाना। तो बच्चों नशे से छुटकारा पाने के लिए, नशे से छुटकारा पाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह अभियान चलाया है ना। तो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा यह चलाया गया अभियान है जो कि नशे से छुटकारा पाने के लिए है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाने वाला है? बी वाले उत्तर के साथ जाएगा छत्तीसगढ़ पुलिस। ओके, बाकी छत्तीसगढ़ के बारे में याद कर लीजिएगा, स्थापना कब हुई वगैरह वगैरह वगैरह। 40 नंबर देखिए, संचित शब्द, ये पिछले साल का सवाल है। पोस्ट, पोस्ट बच्चा कंप्यूटर का सवाल होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड होता है। सर ये जो पोस्ट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? सर पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये हमारे पोस्ट का पूरा नाम है। देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब आप लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने के बाद देखो कुछ ऐसे घूमता रहता है ना। वो जो घूमता है ना वो इस बात की जानकारी देता है कि भैया लेता है पहले
कि सारे एप्लीकेशन सही है कि नहीं, मतलब खुद की पावर का टेस्ट करता है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ध्यान रखना ये हमारे पोस्ट का पूरा नाम होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला सवाल है कि किस इकाई के निम्नलिखित उदाहरण है, आपको बताना है कि इनमें से ये क्या इकाई के उदाहरण है। अब थोड़ा गौर से देखो 41 नंबर सवाल में बच्चों, इसमें देखो 4 अंक लिखे हैं, है ना, यानी 4 हमारी बिट लिखी है। बिट का मतलब क्या होता है, 0 या 1, यही बिट है। तो आप देखो यहां पर 4 बिट लिखी है ना, 1001, उसके बाद लिखा है 1010, फिर लिखा है 0010। सर ये क्या है, तो कह देना ये 4 के बिट है। और 4 के बिट बताइए किस नाम से जाना जाता है, तो कह देना ये जो 4 के बिट है एक्चुअली में इन्हीं को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, इसको बोला जाता है निबल। एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो एक निबल में होते हैं बच्चों 4 बिट। एक निबल में 4 बिट होते हैं, इसलिए आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये सब निबल है, ये सब क्या है बच्चों, निबल है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आ जाइए नेक्स्ट बच्चा, अगला सवाल लिखा हुआ है निम्न में से किस राज्य में लक्ष्मी सिंह को पहली महिला सुरक्षा कमिश्नर नियुक्त किया गया है ना। तो पहली महिला, ध्यान रखना पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है, उसका नाम भी कोई पूछे तो हमेशा याद रखिएगा लक्ष्मी सिंह, यानी लक्ष्मी सिंह पहली महिला कमिश्नर है। राज्य का नाम पूछे तो यह राज्य बच्चा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो नोएडा शहर है ना, नोएडा, तो बच्चों ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में ध्यान रखना पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह नियुक्त की गई है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, बच्चों इन्होंने बोला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 को जीता है। सर 2022 वाला पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम, बताइए जल्दी से 2022 किसने जीता है। तो बच्चों अगर 2022 की बात करते हैं तो ये जीता है हाटी मध्य प्रदेश ने, है ना। तो हाटी मध्य प्रदेश ने ध्यान रखना 2022 वाला जीता है, जबकि अगर यही 2023 वाला आता तो वो महाराष्ट्र के साथ जाता, ठीक है। तो अगर 2023 वाला आता बच्चों तो ये किसके साथ जाता है, ये महाराष्ट्र के साथ जाता है, ध्यान रखना 22 वाला मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट आइए, ग्रीन रेलवे स्टेशन, निम्न में से किसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का बताइए सम्मानित किया गया है सर्टिफिकेट से। तो ग्रीन रेलवे स्टेशन को जो सम्मान मिला है वो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मिला है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आप देखिए आंध्र प्रदेश में जाइए तो समुद्र किनारे विशाखापट्टनम है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाले उत्तर के साथ जाएगा। नेक्स्ट आइए, किस टीम ने पहली बार विपक्षी टीम को 300 या उससे ज्यादा रनों से हराया है, हरा, ये पहली बार हुआ है इतिहास में जिसमें कह सकते हो कि जो भी टीम है उसने विपक्षी टीम को 300 से अधिक रनों से हराया है। ये टीम है हमारी भारत, और भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। अगर कोई पूछे कि भारत ने किसको हराया 300 से ज्यादा रनों से, तो कह देना न्यूजीलैंड को हराया है, विपक्षी टीम 300 से ज्यादा रनों से न्यूजीलैंड को हराया है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाला है। लेकिन हराया किसको है, न्यूजीलैंड को हराया है। 46 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य, कितने मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। वैसे मैं आपको बता दूं फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी 1976 ईस्वी में। याद रखना जब जोड़ी गई थी उस समय जो है सरदार स्वर्ण सिंह, है ना, की सिफारिश पे जोड़ी गई थी, तो कह देना वो सिफारिश जोड़ी गई थी सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ी गई थी। एक बात और सुनिए, जब ये जोड़ा गया था हमारे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, शुरुआत में इसकी संख्या 10 थी, और याद रखना उसके बाद इसकी संख्या कर दी गई है 11। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो संख्या है बच्चों वो कितनी है, 11 है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक चीज और सुन लीजिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज लिया कहां से लिया, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, तो कहना मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो सर रसिया से लिए गए, रूस से लिए गए। नेक्स्ट आइए अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा बताइए क्या, है ना, यूएनओ की बात हो रही है। और याद रखिएगा जब ये यूएनओ की बात करते हैं तो यूएनओ की स्थापना दिवस जरूर याद रखिएगा। यूएनओ का स्थापना दिवस होता है 24 अक्टूबर 1945, है ना। यूएनओ में ध्यान रखना मेनली 6 तरह की सरकारी भाषा है, आधिकारिक भाषा बोली, सरकारी नहीं बोली। तो यूएनओ की जो आधिकारिक भाषा है वो 6 प्रकार की है, 6 प्रकार की आधिकारिक भाषा है। कौन कौन सी 6 प्रकार है, तो कह देना अंग्रेजी, अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ध्यान रखना ये 6 तरह की जो है यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा है, और यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट टाइम,
निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा सागर है जिसका जल सर्वाधिक खारा है। हरा, तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा खारेपन का जो सागर है हरा, उसी को बोला जाता है डेड सी, मृत सागर। तो मृत सागर ध्यान रखना एक ऐसा तो जलाशय है जिसका पानी सबसे ज्यादा खारा है। इतना ज्यादा खारा है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर कोई भी जीव जंतु जिंदा ही नहीं रहते, है ना। तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से कोई भी जीव जंतु नहीं जिंदा रहते, इसीलिए इसको डेड सी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें ध्यान रखना, कोई भी इंसान चला जाए ना तो वो इंसान तैरता है, वो कभी डूबता ही नहीं है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना। चलो नेक्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती? आहा, जैसे कि भारत का मैप हो गया और बोला ही जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती। बच्चों साबरमती, माही, बच्चों माही, साबरमती ये सब तो इधर ही साइड बहती है ना। और कोयना नदी ध्यान रखना, ये कृष्णा नदी की शायद नदी है, ये कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है कोयना नदी। आपने सुना होगा कि कृष्णा नदी की शायद नदी होती है कोयना, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सब कृष्णा नदी की शायद नदी होती है। और याद रखना, कोयना नदी पे कोयना बांध भी बना हुआ है। तो कोयना नदी जो है ये कह सकते हो कि हमारे उस पे नहीं गिरती है, खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती, ये कृष्णा नदी में जाके मिलती है। कहीं गिरती नहीं है, कृष्णा नदी में जाके मिलती है। नेक्स्ट आइए बच्चों, 50 नंबर सवाल देखिए। पहली और बूझो अपने शरीर का तापमान मापा, मतलब दो लड़कियां हैं, एक का नाम है पहली, दूसरा नाम है बोझो। उन्होंने अपने शरीर का तापमान मापा। पहली ने पाया कि उसका तापमान, मतलब पहली वाली लड़की जो पहली है उसने पाया कि उसका तापमान 98.6 है। पहली लड़की का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बूझो, सर बूझो की बात आती है तो बूझो का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है ना। तो ह्यूमन बॉडी के अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो यही तो होता है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कहना भैया दोनों हमारे नॉर्मल टेम्परेचर है। तो पहली और बूझो दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है। सर दोनों के शरीर का तापमान कैसा है बच्चों? सामान्य है। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है? तो मैंने अभी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके फिनिश कर दिए। अब मैथ वाले सर या रीजनिंग वाले सर का नंबर होगा जो हो क्लास 2 शुरू करेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।